ओ गॉड पापा, यू आर इम्पॉसिबल। आपने ओजस के पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगा दिया। अनाया गुस्से में आंधी तूफान की तरह घर में घुसी। काम डाउन एंड बेबी, तुमको पता है ना मेरा इंटेंशन गलत है, ना मैं जात पात पैसा स्टेटस ये सब कुछ मानता हूँ, ना ही बच्चों को फैमिली बिजनेस प्रॉपर्टी या पॉलिटिकल कनेक्शन मजबूत करने का जरिया। लेकिन जब आप बहुत अमीर हो तो ये सावधानी तो बरतनी ही पड़ती है। आखिर 2 ही तो बच्चे हैं मेरे। पापा ने मैकबुक पर नज़रें जमाए हुए कहा। यह सावधानी भाभी लाते समय कहाँ चली गई थी? अनाया मन में ही बड़बड़ाई। कुछ कहा? पापा ने पूछा। नहीं, जाने दीजिए। आप सिर्फ ये बताइए कि आपको क्या पता चला। यही कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। 2 बहनों की पढ़ाई, शादी, कमाने वाला मेंबर बस एक, और तो कुछ खास नहीं। जासूसी पर पैसा फूकने की बजाय मुझसे या डायरेक्ट उसी से पूछ लेते, पर आपको तसल्ली ना होती। लेकिन आइंदा से यह सब मत कीजिएगा। ओहो, सेटल होने के लिए एक लड़खड़ाता गरीब अमीर बाप की इकलौती बेटी को फंसाकर सहारा तलाशने में लगा है। आई सी। शैली भाभी की बात उसे जहर बुझे तीर की तरह लगी। अगर कमेंट उस पर होता तो वह इग्नोर कर जाती, पर बात ओजस की थी। नहीं भाभी, सब एक जैसे नहीं होते। सबको अपने जैसा मत समझा कीजिए। उसे मुझसे मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसमें बहुत पोटेंशियल है और वह मेहनती भी है। सबसे बड़ी बात, वह बहनों का खर्च उठा रहा है, ना कि बहनों के टुकड़ों पर पल रहा है। अनाया की बात से शैली चोट खाई नागिन की तरह तिलमिला उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ससुर के सामने अनाया उसे इतना कुछ सुना देने की हिम्मत करेगी। अभी तक तो वह सब कुछ चुपचाप सुनती रहती थी। यही सच था। शैली एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की थी जिसके सपने और महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थी। उसका एकमात्र टैलेंट दूधिया रंगत, हरी आंखें और सुनहरे बाल थे। अनाया तो उसे देखते ही होश खो बैठा था। शैली अपनी खूबसूरती की ताकत से बखूबी वाकिफ थी। अपना सारा समय और पैसा वो उसी को मेंटेन करने में लगाती थी। उसका ये इन्वेस्टमेंट काम भी आया। पापा और अनाया के लाख समझाने पर भी अनाया नहीं माना और मनमानी करके ही दम लिया। लेकिन शैली ने यही बस नहीं किया। उसने अपने निखट्टू भाई शुभम को अनाया की कंपनी में फिट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने आलस और कम अक्ली के चलते बात बनी नहीं। अब उसका खर्च भी शैली ही उठाती थी। इससे वह और बेफिक्र और आराम तलब हो गया। अधिकतर समय तो वह इसी घर में पाया जाता। अनाया एक ठीक ठाक दिखने वाली पर बहुत मेधावी, मेहनती, नरम दिल लड़की थी। पैसे या स्टेटस का घमंड उसे छूकर नहीं गुजरा था। घर में कलह कलेश ना हो, इसलिए वह भाभी की कड़वी बातें भी बर्दाश्त कर जाती। इसी कारण शैली को यह गलतफहमी हो गई थी कि उसकी अप्सराओं जैसी सुंदरता के आगे अनाया अपनी दबी रंगत और साधारण नैन नक्श के चलते हीन भावना में घिर गई है और इसलिए उसकी हर बात चुपचाप सुन लेती है, मान लेती है। उसे यह भी भरोसा था कि शुभम की शानदार पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर अनाया उसे ही पसंद करेगी और इस बंगले और प्रॉपर्टी पर दोनों भाई बहनों का एक छत्र राज हो जाएगा। इसलिए शुभम भी बहन का साथ देने की पूरी कोशिश करता। खूबसूरती दोनों भाई बहन को विरासत में मिली थी, वहीं सुनहरे बाल, हरी आंखें, 6 फीट से निकलता कद। अनाया की सहेलियां उसे देखकर आहें भरती थी। उसके घर आने के बहाने ढूंढती थी, उसे छेड़ती रहती और बोरिंग, टेस्टलेस कहकर उसका मजाक बनाती थी। लेकिन अनाया को कभी शुभम एक आंख नहीं भाया। वह बाहर की खूबसूरती की बजाय मन की सुंदरता को महत्व देती थी। शुभम उसे अमरबेल की तरह का कोई पैरासाइट ही लगता था। शैली को भरोसा था कि शुभम जल्द ही अनाया को शीशे में उतार लेगा, लेकिन जब उसने ओजस का जिक्र सुना तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। जले पैर की बिल्ली की तरह घर भर में चकराती घूम रही थी। ऊपर से पहली बार अनाया ने उसे पलटकर जवाब दिया था, वह भी इतना तीखा। एक बार में ही आईना दिखा दिया था। आज उसने शुभम की अच्छे से खबर लेने की सोची। वह उसके घर रवाना हुई। घर का हाल देखकर उसका माथा घूम गया। गेट खुला पड़ा था। पूरे घर में गंदगी थी। जले झूठे बर्तनों से सिंक भरा था। बंद फ्रिज से सड़े खाने की बदबू के भपके उठ रहे थे। टंकी से पानी ओवरफ्लो हो रहा था। मैले कपड़े हर जगह फैले थे। यह घर है या सोरों का बाड़ा है?
कुत्ते भी इससे ज़्यादा सफाई में रहते हैं। उसने सोफे पर पसरे शुभम की पीठ पर धौल जमाते हुए कहा। किरण आई नहीं 3 दिन से, तो मैं क्या करूं? उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। तुझे फ़ोन किया तो था कल की अपनी मेड को भेज दे। शुभम ढिठाई से बोला। हाँ, अपनी मेड भेज देती ताकि वह पूरी दुनिया में तेरी गंदगी और आलस के किस्से मशहूर कर दे और कोई तुझे मेरे घर में घुसने ना दे। एक काम था, बस की अनाया पर डोरे डालने थे, वह भी ना हुआ तुझसे। कोई और भिखमंगा बाजी मार ले गया। ओह हेलो, पहली बात तो मैं कोई भिखमंगा नहीं हूँ। दूसरी बात, मुझे तो हॉलीवुड में होना चाहिए। ब्रैंड पिट से कम नहीं लगता। कहाँ मैं और कहाँ अनाया। उससे सुंदर तो किरण है। पोछा झाड़ू भी ना कराऊं उससे तो मैं। शुभम तुनक कर बोला। शैली ने ठंडी सांस भरी। इसका कुछ नहीं हो सकता। अफसोस से सोचकर कमर में साड़ी का पल्लू खोसे वह सफाई में भिड़ गई। रेस्तरां में काफ़ी का मग थामे अनाया गहरी सोच में गुम थी। रिया और जिया की पढ़ाई पूरी होने में अभी 3 साल हैं। तब तक तो ओजस अपनी शादी का सोचेगा भी नहीं। मुझे सब्र से काम लेना होगा। भाभी से भी बनाकर रखनी होगी। वह ना जाने और कब तक सोचती ही बैठी रहती कि ओजस ने उसे टोका। कॉफ़ी ठंडी हो रही है एन, कोई परेशानी है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करो। नहीं, कुछ भी नहीं, वह मुस्कुराई। तो फिर मैं कुछ शेयर करूं? हाँ प्लीज़। अनाया, विल यू मैरी मी? क्या? वह चौंकी। आई एम सॉरी, शायद ये कुछ जल्दी हो गया, या शायद मैं रिवायती तरीके से रिंग देकर घुटनों पर बैठकर तुम्हें प्रपोज नहीं कर सका। बस दिल में आया तो पूछ लिया। तुम आराम से। हाँ हाँ, मिलियन टाइम्स यस। अनाया खुशी से चीख पड़ी और ओजस से लिपट गई। मुझे तो लगा था अपनी बहनों की जिम्मेदारी की वजह से। शादी का मतलब जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना नहीं होता अनाया। और यह भी मत सोचना कि तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाएगा। तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने को बिल्कुल आज़ाद हो और हमेशा रहोगी। ओजस आत्मविश्वास से बोला। फिर वह अपनी माँ से अनाया को मिलवाने ले गया। पूरे घर को वह बहुत पसंद आई। वह लोग इतना ही जानते थे कि ओजस और वह दोनों बैचमेट्स रह चुके हैं। बेटा, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं तुम्हारे पापा से बात करूं? ओजस की माँ ने बड़े प्यार से पूछा। और इस तरह 2 महीने बाद की तारीख फिक्स हो गई। ओजस ने अनाया के पापा से कुछ भी लेने से सख्ती से इनकार कर दिया था। रिया और जिया का तो बचपन का सपना पूरा हो गया था। अनाया के साथ मिलकर मार्केट की खूब चक्कर काट रही थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। शादी को 15 दिन बचे थे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी लेबर की लापरवाही से कोई वायर खुला छूट गया। जोरदार झटके से करंट लगने से ओजस बेहोश हो गया। हॉस्पिटल में आंखें खुलने पर उसने पाया कि उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को उसका एक हाथ काटना पड़ा। उस पर सचमुच ही बिजली टूट पड़ी, वह भी 2-2 बार। उधर घरवाले जान बचने का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे थे। इधर शैली को लगा कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया है। उसे अपने भाई को फिर से इस मौके पर फिट करने का सुनहरा अवसर लग रहा था। मैं शादी ओजस से ही करूंगी और उसी तारीख पर करूंगी, अनाया ने फैसला सुनाया। बेटा, दोबारा सोच लो, अभी भी समय है। पापा चिंतित थे। सोचने का समय निकल चुका पापा। ठीक है, पर यह याद रखना, तुमको जब भी जो भी ज़रूरत हो, यह घर उतना ही तुम्हारा है और रहेगा जितना हम सबका। और रिश्ता अगर बोझ बन जाए तो ज़बरदस्ती निभाने की कभी कोशिश मत करना। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों के साथ। अरे, ये आपकी सगी बेटी ही है ना, एक गरीब जो अब अपाहिज भी है। 2 बहनों और माँ का बोझ ढोते ढोते खुद भी बोझ बन गया है। उसके साथ बेटी कैसे ब्याह सकते हैं आप? शैली हैरान थी। मेरी बेटी बालिग है और उसकी समझदारी पर मुझे पूरा विश्वास है। पापा की आंखों में बेटी के लिए गर्व था। पहले की बात और थी, लेकिन अब ओजस 1000 चिंताओं और शक शुबों से डूबा था। वह शादी के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था और इसलिए अनाया को यह शादी ज़रूरी लग रही थी। वह नहीं चाहती थी कि ओजस की हमेशा आत्मविश्वास से चमकती आंखें बुझ जाएं, ऊंचा सिर और चौड़े कंधे झुक जाएं। खुद पर जिस भरोसे, सहारे और देखभाल की ज़रूरत उसे थी, वो अनाया उसके साथ रहकर ही दे सकती थी। हुआ भी यही। दोनों बहनें और माँ उन दोनों का हद से ज़्यादा ख्याल रखती थी। उन्हें अनाया के प्रेम और समर्पण की कदर थी। वह बस यही चाहती थी
कि अनाया हर समय ओजस के पास रहे। सबकी प्यार भरी देखभाल से वह जल्दी ही ठीक हो गया। अब काफ़ी हद तक लाइफ रूटीन पर आ गई थी। शैली अब भी उस उम्मीद में थी कि पति के घर चाकरी करती अनाया को महल का ऐशो आराम याद आएगा तो शायद 4-6 महीने में लौट आए। तलाकशुदा के पास तो वैसे भी ज़्यादा चॉइस होगी नहीं। यही सोचकर वह शुभम की तरफ निकल पड़ी, क्योंकि उसकी कामवाली दोबारा छुट्टी पर थी। पर इस बार तो घर का कायाकल्प ही हो गया था। हर चीज़ अपने मुकाम पर। वह कुछ देर और आश्चर्य करती कि शुभम की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। हाँ दीदी, यह हमारा ही घर है और मैंने ओजस की कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली है। उसी को देखकर मुझे प्रेरणा मिली और खुद पर शर्म आई कि वह एक हाथ ना होते हुए भी सब कुछ इतने परफेक्ट तरीके से कर लेता है। और एक मैं हूँ नकारा। अब से मैं अपनी लाइफ को सीरियसली लूँगा। मन की सुंदरता कितनी अहम है, यह अनाया ने समझाया। कितना प्यार करती है वह अपने पति से। आज शैली की आंखों में आंसू थे। वह किसी का बुरा नहीं चाहती थी, बस अपने और अपने भाई के लिए अच्छी ज़िंदगी चाहती थी, जिसके लिए उसे शॉर्टकट सही लगा था। लेकिन ओजस और अनाया ने उसके भाई की ज़िंदगी संवार दी थी। आज शैली पहली बार अनाया से मिलने उसके घर आई थी। मेरी तरफ से तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट, और तुम्हें मेरी कसम है, मना मत करना। शैली ने ओजस को एक कार्ड पकड़ाया, जिसे बड़ी ना नुकर के बाद उसे स्वीकार करना ही पड़ा। जब उन्होंने गिफ्ट खोला तो ओजस के लिए शैली ने अपनी सेविंग से प्रोस्थेटिक रोबोटिक हैंड ऑर्डर किया था। शैली ने पहली बार दिल से अनाया के लिए कुछ किया था और ओजस भी उसका शुक्रगुजार था। सच्चे और निस्वार्थ प्रेम से किसी को भी जीता जा सकता है, वह जान गए थे। थैंक यू।